फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने अति लघुत्तरी प्रश्न राजन सीरीज विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र को जो अति लघुत्तरी प्रश्न उसको हमने पढ़ लिया है। 65 प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है और बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में लघुत्तरी प्रश्न विज्ञान में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस टाइप से उत्तर लिखने हैं, प्रश्नों का टाइप क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, वो सारा इसके आज वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो भी डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्लेलिस्ट दिया गया है और सीटेट पेपर का भी प्लेलिस्ट दिया गया है। वहाँ से आप लोग जाके क्लास को पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे आपको पीडीएफ लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी पीडीएफ होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को धुआंधार सेशन आज ये होने वाला है। चलिए इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से ध्यान से इसे पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है लघुत्तरी प्रश्न का, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बल वह बाह्य या आंतरिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है। मान लीजिए ये गेंद है, इस गेंद को हम ऐसे ढकेल रहे हैं तो ये आगे मूव कर रहा है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बाह्य बल अपने हैंड से लगा रहे हैं, तो इसकी आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति में परिवर्तन होकर और यहाँ पे चला जा रहा है। तो यही क्या होता है, बल होता है। तो बल के प्रकार क्या होते हैं? तो बल एक पेशीय बल होता है। मनुष्य, पशु तथा अन्य जंतु अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो बल लगाते हैं उसे पेशी बल कहते हैं। यानी कि पेशी बल का मतलब जो हम अपने पेशियों से, मनुष्य हो या पशु हो या कोई भी जीव जंतु हो, अपने पेशियों से जो बल लगाता है वो पेशी बल कहलाता है। जैसे हाथ से स्प्रिंग खींचना, इसमें दिया है हाथ से स्प्रिंग खींचना। तो मान लीजिए अगर ये स्प्रिंग है और यहाँ पे किसी का हाथ है, इसे खींच रहे हैं स्प्रिंग को, तो ये क्या हो जाएगा, पेशीय बल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। वृक्ष से कोई फल गिरता है तो पृथ्वी पर गिरता है, अर्थात पृथ्वी अपनी आसपास की वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचती है या खींचे रखती है उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है वो क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे पेड़ से फल का टूटकर नीचे पृथ्वी पर गिरना, किसी वस्तु पर ठोकर लगने पर गिर जाना। घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकाई जाती है या लुढ़काई जाती है तब वो बल खिसकने या लुढ़कने का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई गेंद किसी तल पर लुढ़कती है तो लुढ़कते लुढ़कते कुछ देर बाद रुक जाती है, तो वो क्यों रुकती है, घर्षण बल के कारण ही रुकती है। अगर घर्षण बल ना रहता तो वो लुढ़कते ही लुढ़कते पता नहीं कहाँ तक जाती। प्रत्यास्थ बल क्या होता है? इलास्टिक फोर्स क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जो बल वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है उसे प्रत्यास्थ बल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर ये रबर है, इस रबर को हम खींच के, मान लीजिए पहले इतना बड़ा था, इसे हम खींच के इतना बड़ा कर दिए, तो ये क्या हो जा रहा, तो और फिर इसे खींच के यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो ये फिर अपने इस स्थिति में आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ बल हो जाएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा, स्प्रिंग को बल लगाकर खींचना, रबर को बल लगाकर खींचना। स्प्रिंग को भी खींचेंगे क्या होगा, पहले वो ऐसे मान लीजिए इतना बड़ा हो गया थोड़ा सा, उसके बाद क्या होगा, फिर से अपनी माध्य स्थिति यानी कि पूर्व स्थिति में आ गया। रबर को बल लगा खींच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ बल का उदाहरण हो जाएगा। विद्युत तथा चुंबकीय बल, ये सारे क्या हैं, बल के प्रकार हैं। पेशी बल, घर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो पेशी बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, प्रत्यास्थ बल हो गया, और पांचवा क्या है, विद्युत तथा चुंबकीय बल।
तो विद्युत तथा चुंबकीय बल क्या होता है? ये वे बल हैं जो विद्युत आवेश, विद्युत धाराओं, चुंबकों आदि के बीच में उत्पन्न होते हैं। विद्युत घंटी, पंखा, विद्युत मोटर, टेलीफोन आदि बिजली की सभी मशीनें इन्हीं बलों की सहायता से कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है लघु उत्तरीय प्रश्नों के इस सीरीज में। देखिए प्रश्न नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है। वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। तो वाष्पन और क्वथन में अंतर बताना है। तो वाष्पन क्या होता है? मिश्रण को द्रव में बदलकर उसे गर्म करने पर अवयवों को अलग किया जा सकता है। द्रव को गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाता है और पदार्थ शेष रह जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई मिश्रण है, उसमें सॉलिड है और लिक्विड है, तो उसे गर्म करेंगे तो लिक्विड भाप बन के उड़ जाएगा, तो वही क्या होगा? वाष्पन हो जाएगा। सांभर झील में लवण की मात्रा बहुत होती है। उस पानी को अलग अलग बड़ी बड़ी क्यारियों में भरा जाता है क्योंकि वाष्पन तेजी से और अधिक मात्रा में हो, जिससे नमक शेष क्यारियों में रह जाता है। वाष्पन विधि द्वारा समुद्र से भी साधारण नमक प्राप्त करते हैं। यानी कि वाष्पन विधि से क्या करते हैं? उसे अलग अलग क्यारियों में रख देते हैं और जो सांभर झील होता है उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होने के कारण उसे वाष्पन के माध्यम से नमक प्राप्त कर लिया जाता है और उसे अलग अलग क्यारियों में बांटा जाता है। क्वथन क्या होता है? बॉयलिंग क्या होता है? द्रव पदार्थ गर्म करने पर जब खौलना या उबलना बॉयल प्रारंभ करता है, इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन मतलब बॉयलिंग, मतलब उबलना। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। क्वथन पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का भी प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स के आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अनवीकरणीय स्रोत यानी कि अनवीकरणीय, जो नए नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा नहीं है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि ये समय के साथ खत्म होने वाले हैं। कोयला कभी न कभी खत्म होगा, पेट्रोल कभी न कभी खत्म होगा, प्राकृतिक गैस कभी न कभी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होंगे? यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होंगे? ऐसे ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है। नाभिकीय संलयन के माध्यम से उसमें हीलियम नाभिक का क्या होता है? विखंडन होता रहता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश या रोशनी कभी खत्म नहीं होता है। पवन ऊर्जा, हवा हमेशा चलेगी। जल विद्युत ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी, यानी कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, पानी के माध्यम से टरबाइन पे गिरा के वहाँ पे इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है, वो जल विद्युत ऊर्जा क्षेत्र हो जाएगा। ज्वारी ऊर्जा, जो समुद्र में जो ज्वार आता है, मान लीजिए समुद्र है, उसमें ज्वार आता है तो उसमें मशीनें लगा दी जाती हैं नई टेक्निक से, उसके माध्यम से टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है। बायोमास, जैव ईंधन, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये पुनः से आ जाते हैं, ये पुनः भरण हो जाता है, यानी कि रिचार्ज्ड वाले होते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 4 है, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाएं। यानी कि न्यूट्रिशन के आधार पर प्लांट और एनिमल में अंतर। तो प्लांट क्या होता है? पोषण के आधार पर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये इनमें पाचन तंत्र होता है, जिसके माध्यम से भोजन उन्हें पचता है। पौधों में वृद्धि जीवन भर होता रहता है। पौधों को आप एक बार काटिए, हमेशा उसकी टहनियाँ बढ़ती रहती हैं। लेकिन जंतुओं में एक निश्चित समय तक अवधि होती है। मान लीजिए कछुआ हो गया, 100 साल से ऊपर जीता है, मनुष्य 60 साल से ऊपर जीता है, ठीक है, कुत्ता 20 साल से ऊपर जीता है। तो ये सबका एक लाइफ ड्यूरेशन बना है। लेकिन पौधों की कोई लाइफ ड्यूरेशन नहीं होती है, वो कुछ ही समय तक के लिए जीवित रहते हैं।
कुछ ही समय के लिए जंतु जीवित रहते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें वृद्धि होता रहता है। पौधों में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जंतु में सेलुलोज नहीं होता है। तो यही पोषण के आधार पर मेन डिफरेंसेस रहे हैं प्लांट और एनिमल में। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए जो ये लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्लेलिस्ट पूरा वीडियो है, वहाँ पे हमने बाल विकास और शिक्षण अधिगम को पूरा पढ़ा रखा है। सबसे पहले वो जाइए, दोनों पेपर को पढ़ लीजिए, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, सारे प्रश्नों को वहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया है। तो जल्दी से फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का भी प्रिपरेशन कर लीजिए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है? उसका नाम बताते उस यंत्र का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए, लिस्ट काउंट, यानी कि वो मिनिमम यूनिट जहाँ तक वो यंत्र माप सकता है वो क्या होता है, अल्पतमांक होता है। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन, तो बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास का, तो मान लीजिए ये बेलन है तो इसका लंबाई हम कैसे मापेंगे, ठीक, और ये वृत्त है तो इसका ये व्यास कैसे मापेंगे, तो उस यंत्र का नाम बताना है। तो हम उसे वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। तो वर्नियर पैमाने पर बने खानों तथा मुख्य पैमानों पर बने खानों के बीच एक विशेष संबंध होता है, अर्थात जितनी दूरियों में वर्नियर पैमाने पर n बराबर खाने होते हैं उतनी दूरी में मुख्य पैमाने पर सदैव उससे कम अर्थात n-1 खाने होते हैं। यदि मुख्य पैमाने पर बने खाने को m से प्रदर्शित किया जाए तथा वर्नियर पैमाने पर बने खाने को v से प्रदर्शित किया जाए, देखिए एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। तो मेन स्केल हमेशा क्या होता है, n-1 खाना होता है, ठीक है, हमेशा मेन वाले से एक कम खाना होता है। और जो वर्नियर स्केल होता है उसे हम मान लीजिए v से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो खानों की संख्या NV, यानी कि वर्नियर स्केल पे खानों की संख्या क्या होगा, मुख्य जो होगा, मुख्य पैमाना होगा जो मेन स्केल होगा उससे एक कम होगा, यानी कि n-1 m होता है। यही फार्मूला हो जाएगा, NV बराबर n-1 इंटू एम, अर्थात v का वैल्यू निकाल लेंगे तो n-1 अपान m अपान v, तो यानी कि ये वैल्यू v का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, n-1 अपान n इंटू m, ये v की वैल्यू हो जाएगी। स्पष्ट है कि मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी वर्नियर पैमाने पर बने खाने की दूरी से अधिक होती है, यानी कि जो मुख्य पैमाने पर की जो दूरी होती है, मान लीजिए कोई एक यूनिटी है तो इसके बीच की दूरी अधिक होगी, लेकिन जो वर्नियर पैमाना होगा एकदम ऐसे पास पास होता है, वर्नियर पैमाना एकदम ऐसे ऐसे पास पास होता है। मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी m से प्रदर्शित करेंगे, वर्नियर पैमाने पर बने एक खाने की दूरी v के अंतर को भी वर्नियर स्थिरांक कहते हैं। तो स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं स्थिरांक, m-v को क्या कहेंगे, वर्नियर स्थिरांक कहेंगे। यह दूरी वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कहलाती है। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो वर्नियर जो स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, जो मुख्य पैमाने की दूरी m है और जो वर्नियर पैमाने की दूरी v है उसको घटा देंगे। इसको घटाने के बाद जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट हो जाएगा, अल्पतमांक हो जाएगा। मान लीजिए मेन स्केल पे 10 खानों की दूरी है, ठीक, और वर्नियर पे मान लीजिए 5 हैं, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। अल्पतमांक क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक खाने की माप। तो अल्पतमांक कैसे निकालेंगे, मुख्य पैमाने के एक खाने की माप। तो मान लीजिए कोई मेन स्केल है उसके एक खाने की माप जितना सेंटीमीटर होगी अपान वर्नियर पैमाने पर बने खानों की जितनी संख्या होगी। प्रश्न नंबर 6 क्या है, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि अदिश को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश को वेक्टर। सदिश मतलब देखिए, स मतलब 7 होता है, ये जो उपसर्ग होता है 100 लगा होता है, 100 माने 7, यानी कि दिशा के साथ क्या हो जाएगा, वेक्टर कहते हैं। जिसमें दिशा होता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्या हो जाएगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा। अदिश मतलब बिना दिशा के,
तो जो बिना जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश कहते हैं। अदिश एवं सदिश राशि में अंतर क्या होता है? इसमें देखिए अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, तो इसमें केवल क्या होगा, परिमाण होता है तथा चाल होती है, परंतु दिशा नहीं होती है। उदाहरण चाल। सदिश क्या होता है? इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। उदाहरण बल आघूर्ण। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम देखिए क्या, प्रश्न नंबर 7वां ये 2018 में पूछा है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है? पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। नियम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहाँ पर mu इक्वल्स टू mv, ये mu क्या है, मास है, और u क्या है, इनिशियल वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग है। ठीक है, फिर m इंटू वी क्या आ जाएगा, लास्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। m क्या है, संहति। द्रव्यमान को क्या कहते हैं, संहति। m संहति मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, इसको मास कहते हैं, मास। द्रव्यमान का जो हिंदी होता है संहति होता है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है। संवेग की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी परिस्थितियों में संरक्षित रहता है, यानी कि जो संवेग होता है वो हमेशा हर परिस्थिति में संरक्षित रहता है। यहाँ तक कि संघट्टों यानी कि कोलिजन, मान लीजिए कोई दो पिंड है, इन्हें ऐसे आपस में टकरा दिया जाता है, तभी इन दोनों पिंडों का जो संवेग होगा वो संरक्षित होगा। और विस्फोट बलों के कारण होने वाली गति की दशा में भी, जबकि गतिज ऊर्जा संघटन की दशा में संरक्षित नहीं होती, लेकिन जब गतिज ऊर्जा जब होगा तो संगठन की दशा में संरक्षित नहीं होगी। तो प्रश्न नंबर 8 है, चलिए प्रश्न नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। तो जीरो एरर को बताना है। देखिए एरर क्या होता है, हर एक चीज़ में एरर होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है साइंस के माध्यम से। तो जो यंत्र होते हैं, मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, पेंचमापी या हो गया, या कोई भी हो गया, तो हर एक यंत्र की कुछ न कुछ कमियां हैं, तो उसे ही त्रुटि कहते हैं, उसे ही एरर कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो एरर बताना है। तो वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी यक्स किसी पात्र की गहराई का मापन करने हेतु होती है। जिस समय ए एवं बी, सी और डी एक दूसरे को छूते हैं, उसी प्रकार मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्यांक बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं। यानी कि जो मेन स्केल होता है और जो वर्नियर स्केल होता है, जब ये एक दूसरे को क्वानसाइड नहीं कहते हैं, संपाती नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्यांकों के इस अंतर को शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। जब मान लीजिए मेन स्केल m है, मान लीजिए यहाँ पे मेन स्केल है और यहाँ पे b वर्नियर स्केल है, अगर इन दोनों के बीच में संपाती नहीं होगा, कोइंसिडेंस नहीं करेगा, एक दूसरे से परस्पर मिलेंगे नहीं, तो उसी को क्या कहेंगे, शून्यांक त्रुटि कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है, ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना है ठोस द्रव गैस, यानी कि जो ठोस द्रव गैस होता है उसमें मॉलिक्यूल किस प्रकार के होते हैं। तो वे समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती हैं वे पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो और स्थान घेरे वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं प्रमुखतः 3 मानी जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की संरचना क्या है, ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत बहुत पास पास होते हैं, इस कारण इन कणों में परस्पर आकर्षण बल अत्यधिक पाया जाता है। इनके अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होती है। तो देखिए ठोस क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, लोहे का टुकड़ा है, ठीक, और ये मान लीजिए अगर ये लोहे का टुकड़ा है, मान लीजिए ये लोहे का टुकड़ा है, एक सेकंड, मान लीजिए ये छोटा सा लोहे का टुकड़ा है,
मान लीजिए यहाँ पे एक ठोस की संरचना को ऐसे बता, मान लीजिए ये ठोस का संरचना ऐसे होता है, इसके जो अणु होंगे ऐसे ऐसे होंगे बीच में, इसके अंदर इसके अणु ऐसे ऐसे बीच में होंगे, एक दूसरे के पास ऐसे एकदम बहुत क्लोजली पैक होंगे। एक दूसरे के जो बीच की जो अणुओं के बीच की दूरी होगी बहुत कम होगी, मिनिमम होगी। और कम क्यों होती है? क्योंकि ये ठोस है तो इसके अणु बहुत पास पास होंगे। तो इनमें क्या होगा? आकर्षण बल, मान लीजिए एक अणुवीय और एक अणुवीय, इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बहुत पास पास हैं, देखिए बहुत पास पास हैं, तो इसीलिए क्या होता है, इनके आकर्षण बल अधिक होता है। और जब पास पास होंगे यानी कि एक दूसरे से टाइटली बंधे होंगे तो इनका शेप और साइज क्या है? देखिए निश्चित भी है, शेप और साइज भी निश्चित है। और इनके आकर्षण बल भी क्या है? बहुत ज़्यादा, एक अणु दूसरे अणु के बीच में। तो इसी के कारण इन्हें ठोस की संरचना के बारे में हम बहुत रिजिड होता है। और इनके स्थान, इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है, जैसे मान लीजिए एक अणु से दूसरे बीच का जो रिक्त स्थान होता है बहुत पास होता है। द्रव क्या होता है? तो मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें द्रव होता है तो उसके अणु मान लीजिए थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं ये। और जो सॉलिड होता है एकदम पास होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे एकदम पास पास होते हैं। और जो गैस होता है वो एक यहाँ पे होगा तो एक लंदन होगा, एक ऐसे होगा तो एक अमेरिका में होगा, तो दूर दूर होते हैं। तो द्रव की संरचना क्या होती है? द्रवों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। तो मान लीजिए ये ठोस है लेकिन जो ये द्रव के अणु होते हैं देखिए कुछ दूर दूर हैं कि नहीं, इसके कंपेयर में कुछ दूर दूर हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये द्रव का संरचना होता है। इनके कणों में परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों की तुलना में जब इनके अणु एक दूसरे से इतने दूरी पे हैं तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। यह पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण करते हैं। मान लीजिए 1 लीटर पानी को आप जग में रखिए या उसे ग्लास में रखिए, उसका शेप में चेंजेस आ जाएंगे। और गैसों की संरचना क्या होती है? गैसीय पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच अपकर्षण बल नगण्य होता है, यानी कि एक दूसरे के बीच का जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो बहुत नेग्लेजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है। अतः इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होती है। जैसे कि आपको पता है जो गैस होता है एलपीजी सिलेंडर, उसे खोलते ही क्या होता है? गैस पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। कहीं कहीं उनके बीच अणुओं के बीच की दूरी क्या है? बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बल नहीं है, तभी ना ये इधर चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है अणु। तो यही क्या होता है? ये गैस की संरचना हो जाएगी। यानी कि ठोस द्रव गैस के बारे में हमने पढ़ लिया। इस प्रकार हमने 9 प्रश्नों को पढ़ लिया है लघुत्तरीय प्रश्नों में इस सीरीज में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वालों को वीडियो शेयर करते रहिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का प्लेलिस्ट दिया है वो भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।